नमस्कार दोस्तों, क्या आपको इस ग्रुप का जादुई रूप पता है? दोस्तों, ये हमारा क्रियाशील समूह है जिसमें ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है जबकि नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु है। जब इसे हम 4-4 के सीरीज में पढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। अब इसका फायदा क्या होगा हमें देखते हैं दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे क्रियाशील धातु यदि आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है या फिर सीसा है, आप इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे? तो दोस्तों जब हमें ये पोएम याद रहेगा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम एक नंबर में आता है। इसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है। आप देख पाएंगे पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है जो कि इस सीरीज में है। तो ऑप्शन में देखेंगे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस या फिर पीबी, ये चारों में सबसे क्रियाशील धातु हमारा कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेशियम जो है के ये इस सीरीज का सबसे पहला धातु है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, इस चारों ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, तो नीचे सबसे कौन सा आएगा? तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और ये मैग्नीशियम भी आ गया। फिर है हाइड्रोजन, फिर है जिंक, लोहा, देखिए लोहा भी आ गया, फिर है टिन, सीसा, लास्ट में सीसा आया। यानी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीबी यानी सीसा। दोस्तों केमिस्ट्री के किसी भी सेट को उल्टा के देख लेंगे, आपको इस सीरीज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। कभी ये क्वेश्चंस पूछ देता है कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो दोस्तों इस सीरीज में हम देखेंगे कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा। इस सीरीज में सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है, क्योंकि सबसे नीचे में सोना है। ये जो सोना है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है और मुक्त अवस्था में इसके गहने भी बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन बहुत ही कम करता है, ना के बराबर। ये रिएक्शन इसीलिए कम करता है क्योंकि इसकी जो क्रियाशीलता है ये क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है सोना की, और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए पोटेशियम जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। अब देखिए ना, एक रिएक्शन यदि आपको मिल जाए Zn प्लस CuSO4, अब आपको बोलेगा इस रिएक्शन को पूरा कीजिए, तो Zn प्लस CuSO4 में हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि ये एक Zn है और ये एक Cu है, यानी एक जिंक है और एक तांबा है। तो ये जिंक और एक तांबा, इस दोनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? तो इस सीरीज में देखेंगे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा, यानी जिंक पहले आ रहा है और तांबा, पारा, चांदी, सोना, तांबा यहाँ पे आ रहा है। जिंक और तांबा में सबसे ऊपर क्या है? जिंक है और नीचे क्या है? तांबा है। तो दोस्तों इस तरह से जिंक ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, और ये जिंक जो ज़्यादा क्रियाशील है ये तांबा को अलग कर देगा, इसके SO4 को अपने पास ले आएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन है वो पूरा होगा ZnSO4 प्लस Cu, और इस Cu को रिमूव कर देगा, ये Cu अकेला पड़ जाएगा। ये जो हमारा एक यौगिक है CuSO4, इसमें से Cu को अलग कर देंगे और Zn जो है ये SO4 को अपने पास ले लेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशीलता रखता है कौन? ये हमारा जिंक, क्योंकि इस सीरीज में जिंक ऊपर में है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को पूरा कर देंगे कि Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। इसी तरह के दूसरे एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेंगे। जैसे एक रिएक्शन है Na प्लस HCl, यदि हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों आफ्टर रिएक्शन पहले हम ये पता करेंगे कि सोडियम और हाइड्रोजन ये दोनों में क्रियाशील ज़्यादा कौन है। तो जब हम इस सीरीज को फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा। आप देख लीजिए। फिर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे है, जबकि सोडियम की बात करें Na, तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम 3 नंबर पे है, यानी 3 नंबर पर वाला ज़्यादा क्रियाशील है और ये जो हाइड्रोजन है ये कम क्रियाशील है। तो इस तरह से देखेंगे ये जो सोडियम है यह हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्लोरीन को अपने पास ले लेगा। इस क्लोरीन आयन जो है नेगेटिव चार्ज वाले, इसको ये अपने पास ले लेगा और ये आफ्टर रिएक्शन बनाएगा NaCl प्लस, और ये जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर देगा, तो H2 गैस बनके रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन कम क्रियाशील था Na के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे यदि सोडियम को हटा दिया जाए और HCl के साथ यहाँ पर यदि हमें तांबा से करवाया जाए रिएक्शन Cu से, तो अब देखेंगे इसमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है?
तो कॉपर ये जो है ये कम क्रियाशील है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है और तांबा देखिए नीचे है, तो नीचे वाला तो कम हो जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर है कॉपर के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन इस क्लोरीन को इसके पास नहीं भेजेगा क्योंकि इसके पास पावर कम है, इसके पास क्रियाशीलता कम है, इसके पास रिएक्शन करने की कैपेसिटी कम है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को इसके पास देगा ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के पास ज़्यादा, अभी हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। यदि हम HCl के लिक्विड में कॉपर को डाल देंगे तो ये कॉपर इसी तरह इस लिक्विड में क्या होगा, इस लिक्विड में कॉपर यहाँ के चुपचाप बैठ जाएगा और फिर 10 मिनट बाद कॉपर ही बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि HCl इसको रिएक्शन करने ही नहीं देगा क्योंकि HCl का जो हाइड्रोजन है H वो ज़्यादा ताकतवर है कॉपर के कंपेरिजन में। तो दोस्तों क्रियाशीलता समूह की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है किसी भी रिएक्शन को पूरा करने के लिए। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल को आप पूरा कीजिएगा। FeSO4 के लिक्विड में यदि हम कॉपर को डालेंगे तो फिर रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों अभी देखेंगे फेरस और कॉपर में, लोहा में और तांबा में ज़्यादा कौन है, तो देखेंगे लोहा तांबा में पोटासियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ तक तो नहीं है। एल्यूमिनियम के बाद जिंक लोहा टिन सीसा, फिर है तांबा पारा चांदी सोना, यानी तांबा नीचे में है, यानी ये जो कॉपर है ये नीचे आता है। और यदि फेरस लोहा की बात कर लिया जाए तो देखिए लोहा का सीरीज ऊपर है, ये टोटल सीरीज में तांबा नीचे है और लोहा ऊपर है। जिंक लोहा टिन सीसा, लोहा पहले आ जाता है यानी ये ऊपर है और ऊपर वाले तो ज़्यादा क्रियाशील होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्रियाशीलता को घटते क्रम में दर्शाए हैं। तो ये लोहा ज़्यादा है और ये कॉपर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा के पास यदि SO4 रखा हुआ है तो क्या ये कम वाले को देगा, कभी नहीं देगा। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि और यदि होगी भी तो वो रॉन्ग हो जाएगी मेरा इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो कम रिएक्शन वाली होती है, इसके पास क्रियाशीलता समूह कम है, तो ये कॉपर ये लोहा को अलग कर ही नहीं पाएगा और ये SO4 को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। तो किसी को पाने के लिए क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, तभी हम उससे किसी चीज़ को छुड़ा सकते हैं और फिर खुद हम ले सकते हैं। तो दोस्तों क्रियाशीलता समूह से और भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पूछा जाए कि इस सीरीज में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो दोस्तों सोना होती है। आपको ऑप्शन दे दिया जाए सबसे क्रियाशील कम कौन सा है, सबसे कम क्रियाशील में यदि आपके पास Cu है, Pb है या फिर Ag है या फिर Au है और आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, तो दोस्तों Au हो जाएगा, जिसे हम लोग सोना कहते हैं। सोना का इंडिकेशन Au होता है, चांदी का क्या होता है, Ag होता है। तो इसीलिए Au जो होता है वो सोना का होता है और यहाँ पे सोना का क्रियाशीलता समूह क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और यहाँ पे यदि सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कॉपर की होगी, क्योंकि मेरे इस सीरीज में कॉपर सबसे ऊपर है, क्योंकि तांबा पारा चांदी सोना ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें तांबा ऊपर है तो ये ज़्यादा क्रियाशील है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्रियाशीलता समूह अच्छे से समझ में आई होगी और आप आने वाले कुछ इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।